Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Can someone please confirm on chat if you all can hear me? And I really welcome you all today on this enlightful journey of physics. Finally we are back. A very happy new year to all of you. Thank you, sir. Same to you. And thank you very much everyone for your kind confirmation. How were your holidays? Yes, the holidays were great, filled with a lot of fun. And जो बात है मेरे ख्याल से आप लोगों को ग्रुप पे तबीयत खराब रही पूरी छुट्टियां, चलो रेस्ट कर लिया ना छुट्टियों में। अच्छा, मैंने शायद आप लोगों को मुजम्मिल के थ्रू एक मैसेज पहुंचवाया होगा कि भाई आफ्टर फुल ऑफ ब्रेक्स एंड एवरीथिंग, आज सोमवार के शुभ अवसर पे मंडे 6 जनवरी से जब हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली विल बी गोइंग कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप। और रमजान करीब है, डेफिनेटली रमजान से पहले कोर्स खत्म नहीं हो सकता बिकॉज 2 ही महीने, लेकिन हाँ कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम कोर्स बट तमीज से, मैं ये नहीं कि मैं लपेटना होगा मैं कोर्स खत्म कर दिया, बिकॉज भाई एएस में ये प्रॉब्लम है। A2 में आप एक्चुअली एक्सेलरेट कर सकते हो, एएस में नहीं कर सकते हो बिकॉज एएस का जो स्टूडेंट होता है ना उसको थोड़ा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट उसका थोड़ा सा लो होता है, तो वो चाहता है कि भाई थोड़ा सा टाइम लगाया जाए चीजों में, ना कि जल्दी जल्दी खत्म कर दिया जाए। सही है। तो अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि लाइक वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द सिलेबस एंड वी स्टिल हैव अ लॉन्ग जर्नी टू फॉलो। एंड अभी हमारे पास जो समझ लो 4 चैप्टर्स हैं, 2 बड़े चैप्टर्स हैं। वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नहीं, इनको पोर्शन बोलना चाहिए, लाइक बड़े बड़े पोर्शंस हैं। और इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी छोटा सा है, और आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। ये भी बहुत छोटा सा, मतलब छोटा मतलब 3-4 लेक्चर का टॉपिक है, और बट एग्जाम में से काफी क्वेश्चंस आते हैं। देयर हैव बीन फ्यू अपडेट्स टू द सिलेबस, काफी छुट्टियां भी तो मैकेनिकल का ज्यादातर मैकेनिक्स हमने पढ़ ही ली है, लाइक काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स, फोर्सेस, डेंसिटी, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, पावर, वो सब एक ही जैसे थे, वही फोर्सेस घूम फिर के आ रहे थे। एक चैप्टर उससे मिलता जुलता और है, वो डिफॉर्मेशन है, और फिर हाँ वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी एक नई दुनिया है। So without wasting any further time, let us begin our discussion. So today we start on with deformation in solids. अच्छा, deformation in solids का थोड़ा सा बेसिक वर्जन आपने पढ़ा हुआ है O levels में ना। If I'm not wrong, तुम लोगों ने शायद हुक्स लॉ वगैरह पढ़ा होगा, स्प्रिंग्स के केसेस में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। तो अगर मैं बात करूं डिफॉर्मेशन की, दिस इज द चेंज इन शेप ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इट्स सिंपली कि भाई किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाएं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फोर्स वो ऑब्जेक्ट अपना शेप चेंज कर ले, अपना साइज चेंज कर ले, एक्सटेंड हो जाए, कंप्रेस हो जाए, तो दैट इज सिंपली डिफॉर्मेशन। ओ लेवल्स में आप इस तरह के केसेस पढ़ते थे कि भाई एक स्प्रिंग है, वो किसी मास से अटैच्ड है, और जैसे जैसे मास हैवी होता जा रहा है ना, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ती जा रही है, यानी उसकी एक्सटेंशन बढ़ती जा रही है। और उसका सिंपल रीजन ये होता था कि जब आप मास बढ़ाते हो तो यू इंक्रीज द वेट, वेट बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग में टेंशन बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन बढ़ेगी। ये मेरे ख्याल से आप सबने शायद पढ़ा हुआ है कि भाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, जितनी ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा एक्सटेंशन। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट लगा देते थे, F इक्वल KE, where K was a spring constant। A levels में we are going to go beyond this, like way beyond this। इससे हमें काफी आगे जाके पढ़ना पड़ेगा A levels में। और A levels में हम स्प्रिंग्स के बारे में तो पढ़ेंगे ही, बट उससे बहुत आगे जाके हमारा जो मेजर फोकस है ना इस चैप्टर में, that is with regards to wires, like metal wires, यानी एक मेटल की प्रॉपर्टी को समझना है। इन जनरल समझना है कि आखिर कॉपर का बिहेवियर कैसा है और सिल्वर का बिहेवियर कैसा है, यू नो, लाइक इनकी स्टिफनेस कैसी है, लाइक कितना आसान है या कितना मुश्किल है इनको डिफॉर्म करना या इनके शेप्स को चेंज करना। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? तो उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा अच्छे से डेप्थ में आना चाहिए, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट एवरी वन ऑफ यू
कि भाई आप सब बिल्कुल अपनी साइलेंस मेंटेन करें एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 20-30 मिनट्स, क्योंकि वो अच्छा क्रिटिकल डिस्कशन है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, तो थोड़ा सा लाइट सीन स्टार्ट हो जाएगा। A wire under tension will extend। भाई आप किसी भी वायर को अगर आप उस पर टेंशन दोगे, उसको खींचोगे, तो ऑटोमेटिकली उसमें एक्सटेंशन आएगी। तो whenever there is a tension is force, whenever there is a force there is an extension or there is a deformation। The amount of extension depends on a number of factors। हाँ जी, यहाँ से अब गेम शुरू करते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि it's just the force that will decide the amount of extension। ठीक है, obviously force is one of the important factors। ज्यादा force पे ज्यादा extension होगी, कम force पे कम extension होगी, ये हम सबने पढ़ा हुआ है। But there are factors other than forces as well। जैसे for example, अगर मेरे पास कॉपर की दो वायर्स हैं और दोनों वायर्स की लेंथ भी सेम है, एक पर मैं 100 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ और एक पर मैं 50 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, ये लेट से दोनों पे 100 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ, लेकिन एक थिक वायर है और एक थिन वायर है, क्या दोनों में एक्सटेंशन सेम होगी? मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो थिक वायर होगी ना उसकी एक्सटेंशन कम होगी और जो थिन वायर होगा उसकी एक्सटेंशन ज्यादा होगी ना। थिक वायर इज मोर डिफिकल्ट टू डिफॉर्म ना यार, एंड द थिन वायर इज कंपैरेटिवली इजियर टू डिफॉर्म। तो इसका मतलब सर देखिए, फोर्स तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन फोर्स के साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि वायर की थिकनेस कैसी है, वायर का डायमीटर कैसा है, या वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है। फिर मोर इंपॉर्टेंटली वो वायर इटसेल्फ किस मटेरियल का बना हुआ है, सर वो कॉपर का है, वो सिल्वर का है, वो स्टील का है, स्टील की कौन से स्टील की पता नहीं कितनी किस्में होती है, वायर की ओरिजिनल लेंथ क्या है। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई the amount of extension does not only depend upon forces, rather there are a number of factors such as tension, its diameter कि भाई वायर की डायमीटर कितनी है, and the material of the wire कि भाई जाहिर सी बात है वो किस मटेरियल के बना है। कुछ मटेरियल बाय नेचर स्टिफ होते हैं, कुछ बाय नेचर लेस स्टिफ होते हैं, किसी को खींचना बहुत आसान होता है, किसी को खींचना बहुत मुश्किल होता है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक वायर थी जिसकी इनिशियल लेंथ थी, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है a, इनिशियल लेंथ है L0, आपने उस पर टेंशन लगाई, दोनों तरफ से आपने उसको खींचा, जिसकी वजह से उसमें एक एक्सटेंशन आ गई। एक्सटेंशन वैसे वायर की दोनों तरफ आती है, मैंने एक तरफ दिखा दिया इसे समझाने के लिए। The amount of extension also depends upon the initial length of the wire। और एक्सटेंशन एक और बात पे डिपेंड करती है, वो किस बात पे डिपेंड करती है, या फिर वायर की लेंथ कितनी है। The greater the length, the greater the extension and so on। एक लंबी तार को खींचना आसान हो और एक छोटी तार को एक्सटेंशन देना मुश्किल हो, समझ रहे हो मैं मतलब। फॉर एग्जांपल मैं 1 मीटर की किसी वायर पर फोर्स लगाऊं ना और उसमें लेट से 1 मिलीमीटर की एक्सटेंशन आती है, वही उतनी फोर्स अगर मैं 2 मीटर की वायर पे लगाऊंगा तो शायद इसमें 2 मिलीमीटर की एक्सटेंशन आ जाएगी, समझ रहे आप लोग। सो यू नो द ग्रेटर द लेंथ ऑफ द वायर, द ग्रेटर द एक्सटेंशन दैट यू एक्सपेक्ट फॉर द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब हमने जो ओ लेवल से पढ़ा था ना कि भाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, वो ठीक है, वो आज भी ट्रू है। But like if you truly want to understand the property of a substance, you'll have to go beyond and you have to consider all the other factors, including definitely force. So the first to begin with, there are some physical quantities that we need to discuss. पहली है stress. Stress is force upon cross-sectional area. अच्छा, force upon area वैसे आपने उसमें भी पढ़ा हुआ है, pressure में भी पढ़ा था। Pressure is also force upon area, force per unit area. But there is a huge difference between the two. Okay, like physics के बाद इतना फारिग वक्त नहीं है कि वो एक ही चीज के बैठे बैठे दो नाम रख दे। कॉन्सेप्ट का बड़ा फर्क है, ठीक है, ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया है, वो भी फोर्स पर यूनिट एरिया है, बट प्रेशर में सीन ये होता है कि लाइक यू नो यू नीड टू हैव अ सरफेस, उस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रही होती है, समझ लो। तो सरफेस पे कितनी कांटेक्ट फोर्स एक्ट कर रही है, वो फोर्स पर यूनिट एरिया डिसाइड करता है प्रेशर। वेयर स्ट्रेस आमतौर पर हम निकालते हैं वायर्स में, किसी रॉड में, वो डिपेंड वो ये होता है कि कितनी टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स, यानी कितना अभी क्योंकि हमारी एक्सटेंशन ज्यादा देखते हैं, आप ध्यान में रख लो कितना टेंशन है जो आप दे रहे हो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वो मतलब उसकी थिकनेस, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। तो अगर आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ध्यान में रखना चाहें तो ये रख लें कि प्रेशर के केस में फोर्स का मतलब वो कांटेक्ट फोर्स जो परपेंडिकुलरली सरफेस पे एक्ट करती थी, और यहाँ पे स्ट्रेस में फोर्स का मतलब टेंशन है या टेंसाइल फोर्स है या कंप्रेसिव फोर्स है, अगर लेट से किसी केस में ऑब्जेक्ट एक्सटेंड की जगह कंप्रेस कर रहा है। तो हाँ, यूनिट वही है, ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, वो भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, बट फर्क ये भी पास्कल से मेजर होता है, वो भी पास्कल से मेजर होता है, बट कॉन्सेप्चुअली दे आर डिफरेंट। सो द स्ट्रेस अप्लाइड टू द वायर
is defined as force per unit cross sectional area or area of cross section. बस आपने एक बात याद रखना है कि force का मतलब कौन सी force है? The tensile force means the tension or the compressive force. इसकी SI unit is same as that of pressure, लेकिन pressure और इसमें फर्क है, दो अलग चीजें हैं. चलिए आपके सामने छोटी सी चीजें रखते हैं. एक मेटल की दो वायर्स हैं और एक बंदा है जो उनको पकड़ के लटका हुआ है. It's the same guy on both the wires, okay? And it's the same material. Like आप इन दोनों में ज्यादा एक्सटेंशन का एक्सपेक्ट करें. ए में या बी में? या अच्छा ऐसे कर देता हूँ, ये ए ये बी है, बताओ. मेरे ख्याल से एक्सटेंशन बी में ज्यादा होगी. मैं आपको बताता हूँ. देखिए पहले एक चीज को समझे. दोनों में फोर्स तो सेम है. जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दोनों में, क्योंकि वेट सेम है ना. इट्स द सेम गाय हैंगिंग, सही है, और लटकिंग व्हाटएवर. तो इट्स द सेम गाय, लेकिन वेट सेम है तो टेंशन भी सेम है सिस्टम इक्विलिब्रियम में. लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे एरिया कम है ना. जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है ना तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया है ना. जब आप एरिया कम कर दोगे, एक वायर पतली कर दोगे और आप उस पर उतनी टेंशन दोगे, तो ऑटोमेटिकली उस वायर पे क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाएगा. समझो आपने मेरी बात. तो दोनों पे फोर्स सेम है, लेकिन दोनों पे स्ट्रेस सेम नहीं है. अगर लेट्स से ये ए और ये बी है ना, तो स्ट्रेस इज ग्रेटर इन बी देन ए. स्ट्रेस जो है ना वो बी में ए के मुकाबले में ज्यादा है. क्यों? क्योंकि उसका एरिया कम है, बी का एरिया लेस है. तो जब ए बी में स्ट्रेस ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली बी में आप ज्यादा एक्सटेंशन, ज्यादा डिफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करोगे. वो जो मैं आपको बार बार समझाना चाह रहा हूँ ना कि भाई सिर्फ फोर्स मैटर नहीं करता. देखा है तो दोनों में फोर्स तो सेम है, लेकिन भाई ये भी तो देखो ना वो फोर्स कितने क्रॉस सेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स दैट वी नीड टू कंसीडर. लाइक ओनली जस्ट, ठीक है, आप फोर्स एक्सटेंशन का ग्राफ आज ही बना लो, अभी भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा. वो तो जाहिर सी बात है ज्यादा फोर्स पे ज्यादा एक्सटेंशन होगी, बट वो इतना मीनिंगफुल नहीं होगा अनलेस कि हम थोड़ा स्ट्रेस और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा डिटेल में देखें. यहाँ तक सारे मेरे साथ है बेटा, आप लोगों को समझ आ रही है? टू दी क्राउड लिस्टिंग टू अस ऑनलाइन, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है कि स्ट्रेस ज्यादा होगा जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा? फोर्स, टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स. आराम, alright, so as a result of wire being stretched, it is under strain. तो जैसे ही आप किसी वायर पे स्ट्रेस दोगे उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन आएगा. अब वो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज डिफाइंड एज एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ. एक तो होता है ना भाई कितनी फोर्स पे कितनी एक्सटेंशन है. हम कहते हैं भाई कोशिश करो फोर्स की जगह स्ट्रेस मेजर करो और एक्सटेंशन की जगह स्ट्रेन मेजर करो. अब स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन ये होता है कि भाई आप सिर्फ एक्सटेंशन ना निकालो, बल्कि आप ये निकालो कि कितनी एक्सटेंशन आई पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास दो वायर्स हैं. एक वायर 1 मीटर लंबी, एक वायर 2 मीटर लंबी. दोनों में मैंने सेम फोर्स लगाई, ठीक है, सेम प्रेशर दिया, दोनों सेम स्ट्रेस दिया दोनों को. बट फिर भी मैं देखूंगा 1 मीटर की वायर में अगर 2 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन है तो 2 मीटर की वायर में 4 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आ जाएगी. सही है ना? अब अगर आप सिर्फ एक्सटेंशन देखोगे ना तो आप बोलोगे यार ये जो वायर वाई है ना यार, इसका तो ये तो बड़ा लेस स्टिफ है यार, ये तो बड़ी आसानी से एक्सटेंड हो जाएगा. मेरे ख्याल से आप अनफेयर कंपैरिजन कर रहे हैं. वायर वाई है भी तो 2 मीटर लंबा और वायर एक्स है भी तो 1 मीटर लंबा. ये बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल इस क्लास में दो बच्चे में, एक को मैं 50 मार्क का मिड टर्म दूं और एक को 100 मार्क का मिड टर्म दूं. एक 100 में से 60 लेकर आए, एक 50 में से 50 लेकर आए. मैं बोलूं देखो उसके ज्यादा है, वो ज्यादा स्मार्ट बच्चा, उसके तो 60 मार्क्स आए. अरे सर कोई फेयर कंपैरिजन थोड़ी, पेपर में तो उसका 100 मार्क का था, मेरा था ही 50 मार्क का. बिल्कुल वैसे एक वायर है 1 मीटर लंबी, उसमें अगर 2 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आ रही है और एक वायर अगर 2 मीटर लंबी और उसमें 4 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आ रही है और आप सिर्फ एक्सटेंशन देख रहे हो कि और जिसमें तो 4 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आ गई, तो आप बिल्कुल अनफेयर कंपैरिजन कर रहे हो.
इफ यू रियली वांट टू हैव अ फेयर कंपैरिजन ना, अगर आप जेन्युइनली मटेरियल की प्रॉपर्टी को समझना चाहते हो कि आखिर ये मटेरियल कितना इजी टू एक्सटेंड है या कितना डिफिकल्ट टू एक्सटेंड है, तो आप फिर ये ना देखो कि कितनी एक्सटेंशन है, आप पूरा देखो कितनी एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ है ये। तो आप देखो कि दोनों में सेम पर यूनिट लेंथ एक्सटेंशन है ये, लाइक टेक्निकली ये दोनों सेम मटेरियल है, इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा ही है। आप समझ लो मेरी बात। तो हम कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ फोर्स की जगह स्ट्रेस पे बात करेंगे, कितना स्ट्रेस दे रहे हैं आप। सिमिलरली सिर्फ एक्सटेंशन की जगह स्ट्रेन पे बात करें, यानी कितना चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो सिंस स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ द टू लेंथ्स, क्योंकि ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, एक्सटेंशन भी एक लेंथ है और इतने लेंथ भी एक लेंथ है, तो मीटर ओवर मीटर या सेंटीमीटर ओवर सेंटीमीटर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए इनकी कोई यूनिट नहीं होती। तो स्ट्रेन इज अ फिजिकल क्वांटिटी that does not have a unit. We have few questions here on the screen. Let's take them first. Sir, greater the stress, the greater the deformation. हाँ, अभी आ रहे हैं, बस इसी रिलेशनशिप पे ही आ रहे हैं। Difference between normal area and cross sectional area. या नॉर्मल एरिया जो सरफेस का होता है ना, वो तो अब ये सरफेस है ना फॉर एग्जांपल, तो ये आपका सरफेस नॉर्मल एरिया हो गया सरफेस का, ये इधर फोर्स लगा रहे हो तो प्रेशर में ये काउंट होता है। स्ट्रेस में ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसको यूं एक्सटेंड करो ना तो इसका क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्रॉस सेक्शन का मतलब आप उसको बीच से काटो तो वो कट करके जो आपको एरिया मिलेगा दैट इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर क्रॉस सेक्शन एरिया स्प्रिंग का लेना नहीं, स्प्रिंग के केस में नहीं, स्प्रिंग के केस में हम क्योंकि हर स्प्रिंग अलग अलग ही होता है ना, तो उसमें बस फोर्स एक्सटेंशन ही देखते हैं। आमतौर पर जब सिर्फ वायर को स्टडी करते हैं ना तब हम फोर्स एक्सटेंशन तब भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट लाइक वहां पे एडवाइजेबल ये है कि इफ यू ट्रूली वांट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अ मटेरियल तो आप स्ट्रेस निकालें और स्ट्रेन निकालें और फिर उनका रिलेशन देखें कि कितने स्ट्रेस पे कितना स्ट्रेन आ रहा है। और बिल्कुल अभी यहीं पर आ रहे हैं हम आगे जाके कि भाई विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कि भाई अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप निकालोगे तो द ग्रेटर द स्ट्रेस द ग्रेटर द स्ट्रेन, मतलब अगर आप इनका ग्राफ बनाओगे तो दैट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हाँ, आप फोर्स एक्सटेंशन का बनाओ वो भी यही बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बट वो इतना मीनिंगफुल नहीं होगा जितना मीनिंगफुल स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ होगा, क्योंकि वो बिल्कुल फेयर कंपेरिजन है कि भाई कितने स्ट्रेस पे कितना स्ट्रेन आप प्रोड्यूस कर रहे हो। और फिर इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा एज लॉन्ग एज द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, या सिंपली रेशियो निकाल लो स्ट्रेस और स्ट्रेन का, दैट रेशियो इज अ कांस्टेंट वैल्यू जो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को बताता है, जो कि उस मटेरियल पे डिपेंड करता है। यानी कॉपर का स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो कुछ और होगा, एल्युमिनियम के स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो कुछ और होगा। तो दिस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ वायर, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं यंग्स चिकन स्प्रेड, सॉरी यंग्स मॉड्यूलस। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम यंग्स मॉड्यूलस कहते हैं। तो पहले आपने निकाला स्ट्रेस, फिर आपने निकाला स्ट्रेन, और फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होगा दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू जो डिफरेंट मटेरियल्स के केसेस में डिफरेंट कांस्टेंट होगा। तो वी कॉल दैट यंग मॉड्यूलस। जो हमारा पुराना सिलेबस था ना उसमें ये होता था कि बहुत, जैसे मैं भी आपने देखोगा बार बार से मेटल वायर की एग्जांपल दे रहा हूँ, उसी की बात करूँ, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत श्रिंक करके ना मेटल वायर्स के ऊपर ही मेजरली फोकस कर दिया गया। बट अगर मैं फॉर एग्जांपल थोड़ा सा पीछे जाके बात करूँ ना, तो पहले प्लास्टिक्स भी पढ़ाते थे, रबर भी पढ़ाते थे, पॉलीमर पढ़ाते थे, उनके बड़े डिफरेंट बिहेवियर्स होते थे, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं बनता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सब सिलेबस से हटा दिया गया। तो हाँ, अगर आप सिर्फ स्प्रिंग की बात करोगे ना विद इन इलास्टिक लिमिट या विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, F इक्वल kx ए लेवल से भी हम यूज करेंगे, विल डू गुड क्वेश्चंस जिसमें हम F इक्वल k इस्तेमाल कर रहे होंगे, या x इज एक्सटेंशन यूज कर लो, F इक्वल kx यूज करेंगे। मेटल वायर्स में हमें तीन इक्वेशंस याद करनी पड़ेंगी, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, and young modulus this is stress over strain। ठीक है भाई, सवाल में मैं बताता हूँ, मिकाइल कह रहा है सर स्ट्रेन निकालने का पर्पस क्या है? ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे अगर मैं देखो मैं गाइस
मैं भी अटेंशन पे। देखो ये बिल्कुल ऐसे तुम्हारे अम्मा अब्बा पूछे मिड टर्म में मेरे बच्चे कितने मार्क्स है और मैं बोलूं 55 और मैं यही नहीं बताऊं आउट ऑफ, तो वो कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि मेरे बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है या क्या पता 60 में से 55 आया हो, क्या पता 150 में से 55 आया हो। समझ रहे हो आप मेरे पास? तो बिल्कुल वैसे ही मैंने आपसे कह दिया यार वायर में एक्सटेंशन है 4 सेंटीमीटर की, लेकिन मैं आपको ये तो बताऊं कि एक्चुअल वायर की लेंथ कितनी थी, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर वायर की लेंथ ज्यादा होगी ना तो उस हिसाब से डिटरमिन होगा कि भाई ये एक्सटेंशन ज्यादा है या कम है। फॉर एग्जांपल 100 मीटर की वायर में 4 मिलीमीटर की एक्सटेंशन आई है तो दैट इज नॉट अ गुड एक्सटेंशन, बट वही अगर 1 मीटर की वायर में 4 मिलीमीटर की एक्सटेंशन आई है दैट्स अ वेरी गुड एक्सटेंशन। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए स्ट्रेन ना लाइक यू नो इसको अक्सर फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ भी कहते हैं, यानी चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ताकि आपको पता लगे कितना परसेंट या कितना फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है। समझ रहे हो मिकाइल? ठीक है आराम सर। सो बेसिकली स्ट्रेन इज यूज्ड टू जज द क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रेस। ना young modulus is used to determine the quality of a material, and when I say quality I mean precisely stiffness। स्टिफनेस समझते हो ना कि आखिर कितना ढीठ है ये, लाइक कितना मुश्किल है इसको लाइक डिफॉर्म करना, कितना आसान है या कितना डिफिकल्ट है, यू नो। तो उसके लिए बेहतर ये कि आप सिर्फ फोर्स एक्सटेंशन ना देखें, रादर एक फेयर एनालिसिस के लिए आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप देखें। अच्छा आप देखो प्रॉब्लम पता है क्या मेरे बच्चों, भाई ये 3 फॉर्मूलाज है फंडामेंटली इस चैप्टर। स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन इन चेंज इन लेंथ और एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ, एंड स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज यंग मॉड्यूलस। ये 3 फॉर्मूले टेक्निकली आपका चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, लेकिन देखो सिर्फ फॉर्मूला याद करके अगर ए लेवल हो जाता तो फिर क्या बात थी? तो काइनेमैटिक्स के भी हमने याद किए थे ना, v इक्वल u प्लस ADS इक्वल ut प्लस हाफ AD स्क्वायर 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। कोई एक बच्चा बोल दे कि सर मुझे बस ये 3 फॉर्मूला याद था, सारे क्वेश्चन मुझसे u हो जाते थे, बस मैं खोलता था वो क्वेश्चन हो जाते थे। सही है ना? मैं ऐसा नहीं होता, यू अंडरस्टैंड ए लेवल्स में फॉर्मूला याद करने से कद्दू कुछ नहीं होगा। यू गॉट टू गेट एक्सपोज्ड टू अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। लाइक कहने को तो हाँ यही 3 फॉर्मूलाज हैं जो इस्तेमाल होंगे, बट लाइक सही तबीयत दुरुस्त हो जाएगी अभी जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं ऑलमोस्ट कोई अगले 3-4 लेक्चर्स तक इसके क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने, तब जाके आपको थोड़ा सा आइडिया डेवलप होगा कि अच्छा ये टॉपिक इस तरह से भी असेस किया जा सकता है। और अगर कोई मुझसे पूछे ना कि वैसे तो पूरे ए लेवल्स में ही ऐसा है कि भाई सिर्फ फॉर्मूला याद करने से कुछ भी नहीं होगा, बट अगर सबसे ज्यादा किसी चैप्टर में ये बात ट्रू है ना तो वो ये डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स में है कि लाइक there is no freaking way you're gonna get a question जहाँ पे उन्होंने फोर्स दिया हुआ हो, एरिया दिया हुआ हो, तुम वैल्यू पुट करके स्ट्रेस निकाल लो और तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। नो वे। ठीक है, अभी थोड़ा इसका मैं आपके आगे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको काफी आइडिया होगा कि लाइक व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। बट इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो मैं चाहूंगा आप जहन में रख के इंशाल्लाह आपका फाका होगा, वो है ये स्ट्रेस में जो फोर्स अपॉन एरिया है ना, इसमें जो फोर्स है दैट इज टेंसाइल फोर्स, प्रिसाइजली टेंशन। तो तुम्हें ना तुम देखोगे तुमने क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्रैक कर लिया अगर तुमने किसी सिचुएशन में ना टेंशन निकाल ली। समझ रहे हो? लाइक क्योंकि आमतौर पर इसमें क्या वो ट्रिकी करेंगे और चेंज इन लेंथ और ओवर ओरिजिनल लेंथ में कितना आगे पीछे कर लेंगे। सारी गेम होगी, सिचुएशन ऐसे डेवलप करेंगे जहां तुम्हें बड़ा स्मार्टली ना पहले फोर्स निकालनी पड़ेगी कि आखिर इसमें वो कौन सी फोर्स है जो मुझे कंसीडर करनी है, किस तरह मैं टेंशन निकालूंगा इस स्ट्रिंग में या इस रॉड में या इस वायर में जिससे मैं स्ट्रेस निकाल सकूं। मैंने देखा जो बच्चा ये वाला पार्ट क्रैक कर लेगा ना ऑटोमेटिकली उसके लिए काम आसान होता जाएगा। आपको फर्दर वेट नहीं कराते हैं। अच्छा एक और इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूले का वर्जन है वो भी दिखा देता हूँ। भाई यंग मॉड्यूलस इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। यंग मॉड्यूलस को आमतौर पर कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं ना। अब स्ट्रेस इज फोर्स ओवर एरिया, स्ट्रेन इज एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ या चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये बस वही स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को सिंप्लीफाई करके ही आ गया। समझ लो, ये स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा FL अपॉन A। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को सिंप्लीफाई करके निकाला। हाँ यहाँ पे अगर मैं फोर्स को सब्जेक्ट बना दूं ना तो बन जाएगा F इज इक्वल टू EAE अपॉन L।
अब किसी भी एक मटेरियल में का यंग मॉड्यूलस तो कांस्टेंट होता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई वायर है जिसका आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर रहे हो ना, ओरिजिनल लेंथ चेंज कर रहे हो, तो टेक्निकली आप कह सकते हो कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन है, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट है। एंड वो मैंने आपसे पहले भी कह दिया कि भाई वायर में ऐसा बिल्कुल होता है, फोर्स एक्सटेंशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट सिर्फ फोर्स और एक्सटेंशन का रिलेशन आपको इतना हेल्पफुल नहीं होगा। लाइक रादर इफ यू जेन्युइनली वांट टू अंडरस्टैंड है कि मटेरियल कैसा बिहेव करता है, कितना स्टिफ है, तो उसके लिए आप बेहतर है कि आप स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन निकालें। हाँ, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको पता होना चाहिए विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ऑब्वियसली अगर स्ट्रेस स्ट्रेन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स एक्सटेंशन की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन फिर बहुत सारी चीजें आपको कांस्टेंट छोड़नी पड़ेंगी जिसके बाद आप डिटेल एनालिसिस नहीं कर सकेंगे। अच्छा, यंग मॉड्यूलस की ना मैं दो वैल्यूज आपको दिखा रहा हूँ, जरा इसको गौर से देख लीजिएगा। ये याद नहीं करना है, सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि भाई मेटल्स की जो यंग मॉड्यूलस की वैल्यू होती है ना, वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टील का यंग मॉड्यूलस है 2 एक्सपोनेंट 11, कॉपर का यंग मॉड्यूलस है 1.2 एक्सपोनेंट 11। समझ लो 10 की पावर 11, एट टाइम्स कभी कभी 10 की पावर 12 भी हो जाता है। ये इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी एस्टिमेशन में पूछते हैं कि भाई आप 4 ऑप्शन में से बता दें कि इस मेटल का यंग मॉड्यूलस क्या है, तो वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है 1.2 या 2.0, तो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, 10 की पावर 11 में होती है, या टाइम्स 10 की पावर 12 तक चली जाती है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? तो भाई ये अगर आपको याद रहेगा ना तो आपके लिए एस्टिमेट, और इन दैट प्रीटी मच मेक सेंस, क्योंकि किसी भी मेटल में स्ट्रेन इतनी आसानी से नहीं आता। लाइक मैं अभी आपको काफी देर से समझा रहा हूँ ना, 1 मीटर की वायर में 1 मिलीमीटर की एक्सटेंशन आ जाए, ये भी बड़ी बात होती है। ऐसा थोड़ी है फोर्स लगाया हमें, रबर बैंड थोड़ी है। लाइक मेटल वायर है भाई, आप उसको फोर्स लगा के खींचोगे, उसमें इतनी एक्सटेंशन थोड़ी आती है। अभी आने वाली क्लासेस में आपको एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली वो जो मिलीमीटर्स की एक्सटेंशन होती है वो निकलती कैसे। तो इट्स अ चैलेंजिंग थिंग टू फिगर आउट कि भाई लाइक और अच्छी खासी पतली पतली लंबी लंबी वायर्स में बहुत थोड़ी सी एक्सटेंशन आ पाती है। तो यू शुड नो कि भाई किसी वायर में एक्सटेंशन लाइक इतनी ज्यादा नहीं आती, तो इवन फॉर अ वेरी स्मॉल स्ट्रेन यू नीड टू गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। समझ रहे हो? तब जाके वायर में डिफॉर्मेशन आती है। इसलिए मेटल्स की आमतौर पर यंग मॉड्यूलस की वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू होती है, लाइक रेंजिंग अराउंड 10 to the power 11 and 12। अब एक काम करते हैं, आपको एक ट्रेलर दिखाते हैं। A lift of mass 1000 kg hangs from the end of a cable. The maximum acceleration upwards of the lift is 1.2 meters per second square. If the maximum safe stress for steel is 1.1 exponent 8 Newton per meter square, calculate the minimum diameter of the cable. ठीक है, कहने को तो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया है, लेकिन अब देखो ये दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है कि भाई आमतौर पर किसी भी बिल्डिंग में, किसी शॉपिंग मॉल में, कहीं पे भी कोई लिफ्ट जब लगाई जाती है, तुमने देखा होगा आजकल तो ग्लास बिल्डिंग बहुत कॉमन है शॉपिंग मॉल्स वगैरह में। तो तुम देखते हो जब लिफ्ट ऊपर नीचे कर रही होती है तो उनके साथ केबल अटैच होती है, जिस केबल के थ्रू उनको पुल किया जाता है। ऐसा ही है ना? पीछे मोटर लगी हुई होती है, बट लाइक केबल का बहुत बड़ा रोल होता है ना, जो उस लिफ्ट को ऊपर या नीचे की तरफ खींच रही होती है। तो वो लेबल, उस केबल की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, इसकी कैलकुलेशन होती है। लाइक ऐसा नहीं होता मुंह उठा के बस केबल अटैच कर दिया। वो बड़ा इस बात पे डिपेंड करती है कि पहले तो आप बता दो कि कितने लोगों की लिफ्ट है ना, यानी टोटल कितना मास उस केबल ने बर्दाश्त करना। तो उसने बता दिया लिफ्ट का मास है 1000 kg दैट हैंग्स फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टील केबल। अच्छा, एक्सेलरेशन क्यों बताइए, मैं बताता हूँ। मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस फॉर केबल इज 1.1 एक्सपोनेंट 8, और हर केबल की अपना मैक्सिमम स्ट्रेस होता है जो ये बर्दाश्त कर सकता है कि भाई इतना स्ट्रेस देना सेफ है, उसके बाद फिर ये केबल टूट सकती है या डिफॉर्म हो सकती है परमानेंटली, या दो भी हो सकता है। चलो स्ट्रेस दिया हुआ है, वेट भी दिया हुआ है, सर ये एक्सेलरेशन क्यों दी हुई है? देखो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड प्यारे बच्चों इज, सुकून मिल रहा अपने बैग को ऐसे खोल के। Finally we are back to life. देखिए भाई इस चीज को समझे आप। लेट्स से ये लिफ्ट है, ठीक है ना, माय बैग इज द लिफ्ट जो किसी केबल से अटैच्ड है। अभी तो ये इक्विलिब्रियम है, तो वेट और टेंशन बराबर है। देखो स्ट्रेस जो वायर में आएगा ना, केबल में आएगा, वो टेंशन से आता है।
अभी अगर ये इक्विलिब्रियम में ना जैसे रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वेट और टेंशन बराबर है, लेकिन लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट भी तो करती है ना, लाइक रेस्ट से मूव करती है ना, जब ऊपर एक्सेलरेट करेगी ना तो ऊपर टेंशन ज्यादा हो जाएगी। आप लोगों को याद आ रहा है डायनामिक्स कि अगर फॉर एग्जांपल इस मास स्पेस का वेट डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है, अगर ये ऊपर एक्सेलरेट कर रही है इसका मतलब टेंशन इज ग्रेटर देन द वेट, अगर नीचे एक्सेलरेट कर रहा है इसका मतलब वेट इज ग्रेटर देन टेंशन। समझ रहे हो आप मेरी बात? असल केबल पे स्ट्रेस आता ही उस वक्त है जब केबल ऊपर एक्सेलरेट कर रहा होता है। जब मास ऊपर एक्सेलरेट करता है ना टेंशन बढ़ती है, टेंशन बढ़ती है तो टेंशन ही तो स्ट्रेस प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपके वायर में क्या आना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस आता है। तो ये आपका मास है जो कि केबल से अटैच्ड है और केबल ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। अपवर्ड एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। मुझे बता दो क्या यहाँ पे टेंशन और वेट दोनों एक दूसरे के बराबर है? no. कौन ज्यादा है? डेफिनेटली टेंशन ज्यादा है ना, तभी आपका मास ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, वेट डाउनवर्ड है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा माइनस कम कर दूं, T माइनस W कर दूं, सारे मेरे साथ हैं। रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ F इक्वल M में T माइनस mg, mg नेगेटिव है वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से आप मास कॉमन निकाल लो, 1000 kg को गिवन इन द क्वेश्चन। एक्सेलरेशन 1.2 and g is 9.81। यहाँ से आपको टेंशन कितनी मिल जाएगी प्यारे बच्चों? 11,000 न्यूटन, 11,000 न्यूटन की टेंशन। देखो लगेगा वही स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन इतने प्यार से नहीं लगेगा ना। पहले तुम्हें फोर्स निकालना पड़ा, सारे पैसे इस फोर्स निकालने के थे, इस टेंशन को निकालने के थे, जिसके लिए अब ये एक सिचुएशन है ना, देयर विल बी मल्टीपल सिचुएशन जो हम डिफरेंट उसमें याद लाइक डिस्कस कर रहे होंगे ताकि आपको बेहतर एक्सपोजर मिल सके पास्ट पेपर क्वेश्चंस का। तो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स और मैक्सिमम स्ट्रेस कितना ले सकते हो भाई आप? 1.1 एक्सपोनेंट 8। फोर्स इज 11,000। अच्छा फोर्स अपॉन एरिया आपको चाहिए डायमीटर, तो मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए कि केबल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर या पाई बाय 4 डी स्क्वायर। अगर डायमीटर की फॉर्म में निकालना है भाई, पाई आर स्क्वायर है ना, यहाँ देखो रेडियस की जगह d अपॉन 2, ये पाई बाय 4 डी स्क्वायर हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ से डायमीटर को सब्जेक्ट बना दूं तो इंशाल्लाह आफाका होगा। अली जफर ने गाना गाया था ना, मैंने तुझे देखा, क्या था? हंसते हुए गालों में नहीं, मैंने तुझे देखा एमसीक्यू के सवालों में। देखो ये सवाल एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? 1 मार्क का एमसीक्यू में। एमसीक्यू में आते इस तरह के क्वेश्चन। सर आपने ये क्वेश्चन दिया था ना सवाल रिमॉक में दिया था, रेडियस निकालना था आपके वायर का किसी का, जितना मुझे याद आ रहा है। इस तरह की बात है वो अभी वो तो एग्जाम को देगा, ये तो लोग कर ही नहीं सकते, ये तो अभी पढ़ाना शुरू किया। हां भाई आई ऑल विद मी? दिया तो था। क्या तमाम खवातीन और हजरात फिजिक्स के इश्क में गिरफ्तार हो चुके हैं? यस स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक क्वेश्चन था। हां पहला पार्ट तो आसानी से हो गया था, लेकिन दूसरा पार्ट तो यही तो था सर, अभी पढ़ा है। लास्ट क्वेश्चन में रेडियस निकालना था। अबे क्वेश्चन चेक करो यार, फ्री टू मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा 1 मिनट, सारे मेरे साथ हैं? नहीं सर। अच्छा 1 मिनट, हमना कुछ पूछना चाह रही है जी। हमना पूछे बेटा, क्या चीज समझ में नहीं आ रही है? गाइस स्टे क्वाइट प्लीज। एक मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ। हमना जस्ट आस्क्ड यू टू अनम्यूट। सर यहाँ पे जो जी ली है वो आपसे पॉजिटिव में क्यों ली है? वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए जो को डाउनवर्ड पुल कर रही है। आपने उसकी वैल्यू पॉजिटिव में लिया, प्लस किया। समझा नहीं मैंने क्या चीज? सर जो आपने
वेट की वो मतलब कि एक्सेलरेशन ही है ना g into m तो आपने वहाँ पे g की वैल्यू पॉजिटिव में लिया प्लस कर दिया एक्सेलरेशन अपवर्ड्स की तो माइनस ही हो गई। देखो सिर्फ मैं इससे पहले भी एक चीज आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ बच्चों कि देखो g की वैल्यू ना हमेशा प्लस 9.81 ही होती है, सही है। एक्सेलरेशन या तो प्लस g हो सकता है या तो वो जो काइनेमैटिक्स में आप करते थे ना, बट g अगर जैसे कोई इक्वेशन बना रहे हो ना आप कहीं g आ गया, g की वैल्यू हमेशा 9.81 ही पुट करोगे। हाँ वो काइनेमैटिक्स में होता था एक्सेलरेशन आप प्लस 9.81 या माइनस 9.81 लेते थे, समझ रहे हो आप मेरी बात? हमना डू यू अंडरस्टैंड? करते हैं ना एंड में सर से बात अभी तक अभी तो प्लस एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो प्लस नीचे तो वो तो माइनस या तो मैं कमल मुझे 9 बजे कॉल कर सकता हूँ, मेरा क्लास इसीलिए ठीक है, मेरे पास 9 बजे ठीक है। सर ये तो आपने समझाया अभी तो प्लस है एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो तो फिर माइनस 1.2 या सिर्फ टेंशन इज ऑलवेज द टेंसाइल फोर्स। हाँ बाकी ये जो पूछ रहे हैं ना हम ना, नहीं ये तो हो गया ना, किसी और ने पूछा था अरहम। हाँ अरहम बेटा वो सिंपल है, अगर मास ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है इसका मतलब अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स से ज्यादा है ना, तो आप सिंपली ज्यादा ओपोजिंग फोर्स है ना, ज्यादा माइनस कम से आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल लोगे। आप में से कराची मैराथन में कौन कौन गया था? जबरदस्त फोटोज आई हैं यार तुम लोगों की, मजे। मैं भी गया था 100 मीटर करके आ गया। तो मैं आधा घंटा लेट हो गया, मैं चलो मैं लेट स्टार्ट कर लेता हूँ, मैंने कहा मैं स्टार्ट कर लूँ, उन्होंने कहा सर सब आ गए, जो रह गए उनको भी हम गाड़ी भेज दिए लेने के लिए। तो मैं सामने से घूम के आया, मैंने मेडल बना दिया, सबके साथ ही आ रहा था, मैंने इसमें भी कर लिया। सर अकेले का नहीं सही बात है। अच्छा भाई अब एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यस टेंशन दैट। अच्छा अब एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपसे डिस्कस करना है। भाई एक शॉप में मैं गया, वहां मैंने 10 इंच का एक पिज्जा ऑर्डर किया और उन्होंने ऑर्डर भी ले लिया, पेमेंट भी कर दी। 5 मिनट बाद आके कहते सर वो हमारा जो 10 इंच वाला पैन है ना उसमें कोई मसला आया हुआ है, जिसके वजह से हम 10 इंच का पिज्जा तो नहीं बना सकते, हम 5 इंच के पिज्जा बना सकते हैं। चले एक काम करते हैं, हम आपको 5 इंच के 2 या 3 पिज्जा ला के दे देते हैं। अच्छी डील है बुरी डील है? अच्छी डील है। बेवकूफों बहुत बुरी डील है। सही है, याद रखना 5 इंच के 3 पिज्जा कम होते हैं और 10 इंच का एक पिज्जा ज्यादा होता है। मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। भाई जब आपसे वो कहते हैं ना कि भाई 10 इंच का पिज्जा 5 इंच का जो भी पिज्जा का साइज बताते हैं वो एक्चुअली डायमीटर बता रहे होते हैं। तो एरिया होता है π/4d², पीछे अभी हमने देखा। तो 10 इंच के पिज्जा का एरिया आएगा 78.5। अच्छा 5 इंच के 3 पिज्जा π/4 5² π/4 5² प्लस π/4 5²। मैंने तुझे देखा, देख रहे हो कम आ रहा है नहीं आ रहा है? उसकी वजह ये है बेशर्मो, एरिया डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब आप डायमीटर डबल करते हो ना तो एरिया 4 टाइम्स बढ़ जाता है, या अगर आप डायमीटर आधा करते हो ना तो एरिया 4 टाइम्स कम हो जाता है। 10 इंच के पिज्जा को जब तुमने 5 इंच का पिज्जा किया ना तो दैट इज टेक्निकली 1/4 द एरिया ऑफ अ 10 इंच पिज्जा। समझ आ रहा है तुम लोगों को कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं आ रहा है सर, इंटरनेट पे से देखा हुआ है भाई। आप किसी भी कॉमन पिज्जा साइज वैसे ही होते हैं, 13 इंच का एक लार्ज पिज्जा होता है, ठीक है ना। आप ब्रॉडवे कॉल करके पूछो भाई 13 इंच का लार्ज पिज्जा कितने लोगों को सर्व करेगा? मैक्सिमम 3 पीपल। मेरे जैसा आदमी होगा तब तो तीसरा वाला भूखा रहेगा, सही है? ज्यादा तो मैं ही खा जाऊंगा, सही है। अब 13 इंच 3 लोगों को सर्व कर रहा है और 20 इंच का पिज्जा 7 लोगों को सर्व करता है।
आप 13 से 26 पे भी नहीं गए हो, 13 से 20 पे गए हो और एकदम से वो कितने लोगों का खाना बन गया, वो 3 से 7 लोगों का खाना बन गया। बिकॉज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई ये अगर 3 इंच का पिज्जा तो हर तरफ से बढ़ रहा है भाई 3 इंच, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि भाई इसे कहते हैं डायरेक्ट स्क्वायर रिलेशनशिप, या इवन फॉर एग्जांपल अगर हम वॉल्यूम के केस में वहां तो बहुत क्रेजी सीन होता है, बहुत क्रेजी सीन होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, इनके वॉल्यूम में आसमान जमीन का फर्क होगा। 4/3 पाई आर क्यूब, यहां भी लगा दो 4/3 पाई आर क्यूब, वो कितना है 33 और ये कितना है 268। ये थोड़ी है बेटा आपके 4 सेंटीमीटर का स्फीयर नहीं मिल रहा अंकल, 2 सेंटीमीटर के आपको मैं 2 स्फीयर दे देता हूँ, पागल हो गया, कुछ भी नहीं काउंट होगा वो, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ये कहलाते हैं बेटा डायरेक्ट स्क्वायर रिलेशन। ये क्यों बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, एकदम से पिज्जा क्यों बताना शुरू कर दिया मैंने, ट्रीट नहीं देने वाला, इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस आप अभी इस टॉपिक में देखेंगे कि वो आपसे कहेंगे कि भाई हमने ना वायर का क्रॉस का डायमीटर आधा कर दिया, तो बताओ स्ट्रेस पे कितना फर्क आएगा। जब आप डायमीटर आधा करोगे ना तो एरिया 4 टाइम्स कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, समझ रहे हो आप। सो आप डायमीटर तो आधा कर रहे हो बट स्ट्रेस डबल नहीं हो रहा, स्ट्रेस 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है, क्योंकि डायमीटर और एरिया का जो रिलेशनशिप है वो स्क्वायर का रिलेशनशिप है। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो भाई ये कुछ चीजें जो ध्यान में रखिएगा। Do you want me to give you some homework questions? No sir. Why do I hear yes? सर आपको फोटो लो भाई, जल्दी जल्दी लो। सर आपने क्वेश्चन दिया है सर, प्री मॉक में दिया। हाँ प्री मॉक में क्लास क्वेश्चन में दिया कर है। लेंगे। हाँ वो तो मैं कराऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पहले आप लोग भी एक बार, बोर हो जाते हो ना आप लोग घर पे मेरे बगैर। नहीं सर एक हफ्ता कैसा तो अच्छा शिट यार, सर पाशा के बगैर कितना अजीब अजीब सा लग रहा है। अकेले घूमने चले गए सर। नहीं बेगम बच्चों को लेके गया था, अकेले थोड़ी गया था। हाँ कौन सी ट्रिप? ऐसी अच्छा outings। उल्टा वापस आ गए। सारे मेरे साथ है भाई, ये इसकी भी फोटो ले लो, फोटो। एक सवाल और बस, चलो ठीक है भाई। यस हाँ वेट इस चैप्टर की बात करेंगे इंशाल्लाह। कैमरा भी इस वाले क्वेश्चन को एक्सेप्ट ठीक है, आज मैं इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दूंगा आपकी ड्राइव। इस अपनेपन के साथ कि अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए।